Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you all are doing great. What we are going to cover in this revision lecture, we are going to revise CA final audit का essay number 250 in a very super quick revision हम करने वाले हैं आपके essay number 250 की इस particular class में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe to the channel for more videos relating to CA final audit and CA inter audit. I'm starting with the essay number 250. essay number 250 किसकी बात करता है? ऐसे नंबर 250 बात करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू लॉज एंड रेगुलेशंस जब वो किसी भी क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेगा। इस स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले आप मेरी बात सुनो। किसी भी एंटिटी के ऊपर दो टाइप के लॉज और रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। दो टाइप के लॉज एंड रेगुलेशंस का मतलब है एक वो लॉ वो रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी मटेरियल अमाउंट शो हो रहे हैं या जो भी डिस्क्लोजर शो हो रहे हैं। एक दूसरे टाइप के लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑन द एंटिटीज मटेरियल अमाउंट एंड द डिस्क्लोजर्स। स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर जो लॉज जिन रेगुलेशंस का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एंटिटी के मटेरियल अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स के ऊपर इन रिलेशन टू दोज लॉज एंड रेगुलेशंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं बिफोर रीचिंग टू द कंक्लूजंस। लेकिन वो लॉज वो रेगुलेशंस जिनका इफेक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ता है एंटिटी के मटेरियल अमाउंट्स और उनके डिस्क्लोजर्स के ऊपर, उस केस में तुम्हें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने की नीड नहीं है। तुम्हें सिर्फ स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ताकि तुम इस चीज को असर्टेन कर सको कि क्या आपकी एंटिटी ने कोई भी नॉन कंप्लायंस किया है या नॉन कंप्लायंस नहीं किया है। आप पूरे के पूरे स्टैंडर्ड में सिर्फ यही बातें सीखने वाले हो कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू दोज लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है जिनका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है और जिनका इफेक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ता है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स का मतलब हो गया लॉज लाइक टैक्सेशन लॉज, और इनडायरेक्ट इफेक्ट का मतलब हो गया मतलब जिनका इफेक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ता है एंटिटी के मटेरियल अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स के ऊपर, सच एज आपके लेबर लॉस। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद एसे नंबर 250। एसे नंबर 250 बात करता है सबसे पहले कि उसके स्कोप में कौन कौन सी चीजें आती हैं। एसे नंबर 250 कहता है कि ऑडिटर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू दोज लॉज दोज रेगुलेशंस जो किसी भी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। दूसरी चीज जो आपका स्टैंडर्ड बोलता है, और यहां से एमसीक्यू में शायद क्वेश्चन बन सकता है कि आपका स्टैंडर्ड उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे आपके ऑडिटर को किसी भी एंटिटी ने स्पेसिफिकली अपॉइंट किया है फॉर गिविंग द अश्योरेंस इन रिलेशन टू द कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। उस केस में आपके एसएस एप्लीकेबल नहीं होंगे, बाकी के एश्योरेंस के स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे। तो ये आपका इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, स्टैंडर्ड बताता है कि मैनेजमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उस टाइम पे एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। तो तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को इंश्योर करना कि जो भी एंटिटी के ऊपर लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जो भी एंटिटी के ऊपर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, आप उस चीज के साथ कंप्लायंस करो। स्टैंडर्ड ये भी बताता है कि आपकी एंटिटी लॉज और रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस को कैसे इंश्योर कर सकती है। यहां से भी आपका 4 से लेकर 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी एंटिटी किसी भी जो लॉज जो भी रेगुलेशंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनके कंप्लायंस को कैसे इंश्योर कर सकती है। ऐसे 250 कहता है एंटिटी तुम सबसे पहले मॉनिटर कर सकते हो जो भी लॉज जो भी रेगुलेशंस तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनका कंप्लायंस। दूसरा, यू कैन डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एंड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल्स, ताकि जब तुम अपनी पॉलिसीज बनाओ प्रोसीजर्स बनाओ वो पॉलिसीज वो प्रोसीजर्स इंश्योर करें कि जो भी लॉज जो भी एक्ट जो भी रेगुलेशंस एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होती है एंटिटी उन लॉज का उन रेगुलेशंस का कंप्लायंस कर रही है। तीसरी चीज, एंटिटी चाहे तो एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर सकती है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक फॉर्मलाइज्ड प्लान, और उस कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करने के साथ साथ एंटिटी अपने इंप्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकती है, अपने इंप्लॉइज को बता सकती है जो भी लोग अकाउंट्स बनाते हैं कि देखो कि हमारी एंटिटी के ऊपर ये लॉज एप्लीकेबल होते हैं तो यू हैव टू इंश्योर द कंप्लायंस विद सच लॉज एंड रेगुलेशंस। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड कहता है कि सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, आपकी एंटिटी को प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी उस कोड ऑफ कंडक्ट की। फिर स्टैंडर्ड कहता है एंटिटी चाहे तो एक फिक्स्ड रजिस्टर बना सकती है, मतलब एक रजिस्टर मेंटेन कर सकती है जिसके अंदर वो लिख सकती है कि मेरे ऊपर ये लॉज एप्लीकेबल होते हैं ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, ताकि कोई भी लॉ या रेगुलेशंस का कंप्लायंस उससे मिस ना हो जाए। उसके साथ साथ अगर एंटिटी को लगता
लगता है कि उसको किसी लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत है तो वो किसी एक्सटर्नल एडवाइजर को भी अपॉइंट कर सकती है, उसकी एडवाइस को भी ले सकती है, सच एज एन एडवोकेट या फिर CS. So these are the various ways in which an entity can ensure the compliance with SA, compliance with laws and regulations which are applicable on it. राइट उसके बाद आता है कि मैम ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैनेजमेंट कैसे कंप्लायंस को इंश्योर करेगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड हमें क्या बता रहा है, ये स्टैंडर्ड हमें बता रहा है कि मेरे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो ऐसे नंबर 250 कहता है कि ऑडिटर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ उन लॉज या रेगुलेशंस को लेकर जिनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ऑन द मटेरियल अमाउंट्स एंड द डिस्क्लोजर्स गिवन बाय योर एंटिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज टैक्सेशन लॉज. और ये स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर जिनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उस रिलेशन में तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे इन रिलेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपकी एंटिटी ने इन लॉज का इन रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस नहीं किया है बिफोर गिविंग द कंक्लूजन. लेकिन वो लॉज वो रेगुलेशंस जिसका इफेक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ता है एंटिटी के मटेरियल अमाउंट्स पे, एंटिटी के डिस्क्लोजर्स पे, उस केस में स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेना. मतलब उस केस में तुम्हें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने की नीड नहीं है, तुम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेना सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं आपकी एंटिटी ने कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं किया है जिसकी वजह से आपका बाकी के लॉज के ऊपर भी उसकी एप्लीकेशन आ रही है. क्योंकि अगर आपकी एंटिटी किसी भी लॉ का किसी भी रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस करती है तो उसको एक ह्यूज पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पड़ता है. इसलिए आपका ऑडिटर इन रिलेशन टू दोज लॉज एंड रेगुलेशंस जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके रिलेशन में आपका ऑडिटर सिर्फ स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है. समझ में आया. उसके बाद स्टैंडर्ड आपको बताता है कि ऑडिटर तुम्हें कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे एज पर ऐसे 250. तो सीधी सी बात है, सबसे पहले अगर आपके ऑडिटर को यह देखना है कि जो भी लॉज रेगुलेशंस आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं चाहे वो डायरेक्ट हैं चाहे वो इनडायरेक्ट हैं, उस केस में सबसे पहले वो क्या करेगा, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेगा एंटिटी की, उसके इन्वायरमेंट की, ये समझने के लिए कि एंटिटी कैसी है, ये किस टाइप के ऑपरेशंस में काम करती है, ये किस टाइप की इंडस्ट्री में काम करती है, इसके ऊपर कौन सा लॉज लगता है, कौन सा लगता है. तो पहला पॉइंट क्या हुआ, उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली. फिर कहता है स्टैंडर्ड की ऑडिटर जो लॉज रेगुलेशंस जिनका इफेक्ट डायरेक्ट है उसके रिलेशन में तुम्हें क्या ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. ये पॉइंट मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया और थोड़ी देर पहले भी बताया. फिर आगे स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम परफॉर्म करोगे स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू दोज लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका इफेक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है ऑन द मटेरियल अमाउंट्स एंड द डिस्क्लोजर्स गिवन बाय योर एंटिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि आपका ऑडिटर इंश्योर कर सके नॉन कंप्लायंस विद दिस लॉज एंड रेगुलेशन. क्योंकि अगर इनका नॉन कंप्लायंस हुआ तो इसका एक ह्यूज फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ सकता है आपकी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. उसके बाद एसए 250 कहता है कि ऑडिटर जब भी तुम ऑडिट करोगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट थ्रू आउट द ऑडिट यू हैव टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. इसका मतलब हुआ कि ऑडिटर तुम अलर्ट रहोगे मतलब सावधान रहोगे उन ऑडिट एविडेंसेस को लेकर, उन सिचुएशंस को लेकर, उन सर्कमस्टांसेस को लेकर which may be indicative of the नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस. फिर कहता है तुम मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हो एज पर ऐसे 580. तो मैनेजमेंट को बोल सकते हो कि मैनेजमेंट तुम मुझे लिख के दो कि मैंने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं मेरे हिसाब से जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस मेरे ऊपर एप्लीकेबल होते थे मैंने किसी का भी नॉन कंप्लायंस नहीं किया है. राइट, मूविंग फॉरवर्ड वो कहता है आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा अगर उसको कोई भी नॉन कंप्लायंस मिल जाता है या फिर उसको नॉन कंप्लायंस मिला नहीं है, सस्पेक्टेड है, मतलब उसको डाउट है कि एंटिटी ने किसी भी लॉज या रेगुलेशंस के साथ नॉन कंप्लायंस किया है. उस केस में स्टैंडर्ड कहता है कि सबसे पहले तो अगर तुम्हें नॉन कंप्लायंस मिल गया है, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो इस नॉन कंप्लायंस के नेचर को इवेल्युएट करो, इसकी चेकिंग करो और इसके इफेक्ट क्या पड़ सकता है आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, इसकी भी तुम इवैल्यूएशन करो. उसके बाद तुम अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करो, अदर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो इन ऑर्डर टू असेस द इफेक्ट
इफेक्ट ऑफ सच नॉन कंप्लायंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर कहता है इसके साथ साथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर कि तुम्हें मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को इस बारे में बताना है कि आपकी एंटिटी ने किसी भी लॉ या रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस नहीं किया है। और अगर मान लो कि आपने मैनेजमेंट को बताया, अपनी टीसीडब्ल्यूजी को बताया कि मैनेजमेंट आपका नॉन कंप्लायंस हुआ है और आपने मैनेजमेंट से या टीसीडब्ल्यूजी से कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी और आपकी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को देने से मना कर दिया, उस केस में स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर तुम कोई भी लीगल एडवाइस सीख कर सकते हो। मतलब तुम उस केस में तुम्हारा आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यू फॉर दैट यू कैन सीक एनी लीगल एडवाइस। फिर आगे स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाएगा इन रिलेशन टू लॉज एंड रेगुलेशन, तो उस केस में क्योंकि आपका ऑडिटर क्या नहीं कलेक्ट कर पाएगा, अपने ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाएगा, तो अपना ऑडिट ओपिनियन नहीं दे पाएगा, तो उस केस में आपके ऑडिटर को इसका इफेक्ट इवेलुएट करना पड़ेगा ऑन द ऑडिट ओपिनियन। मतलब आपका ऑडिटर क्या देगा इस केस में, एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, रिपोर्टिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस का क्या मतलब है कि आपके ऑडिटर को कोई भी नॉन कंप्लायंस मिला है या फिर उसको सस्पेक्ट भी हुआ है, मतलब उसको डाउट है कि आपकी एंटिटी ने नॉन कंप्लायंस किया है किसी भी लॉ का या रेगुलेशन का, उस केस में आपका ऑडिटर इसकी रिपोर्टिंग कैसे करेगा और किस किस को इसकी रिपोर्टिंग करेगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला पॉइंट कहता है कि आपका ऑडिटर सबसे पहले तो इसकी रिपोर्टिंग करेगा टीसीडब्ल्यूजी को और आपके मैनेजमेंट को, जो मैंने आपको अभी भी बताया। राइट, आपकी मैनेजमेंट को वो आपकी टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा अनलेस योर मैनेजमेंट इज इन्वॉल्वड इन द टीसीडब्ल्यूजी, क्योंकि अगर उसने मैनेजमेंट ही टीसीडब्ल्यूजी है, टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट है, तो उसने मैनेजमेंट को बता दिया, इसका मतलब उसने टीसीडब्ल्यूजी को बता दिया। तो आपके ऑडिटर को किसको बताना है, टीसीडब्ल्यूजी को बताना है। उसके साथ साथ वो ये पॉइंट भी कहता है कि आपका ऑडिटर इस बात को इमीडिएटली कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को एएसएपी, एज सून एज पॉसिबल, स्पेशली उन सर्कमस्टांसिस में जहां पे उसको भनक पड़ रही है कि ये मिस स्टेटमेंट, ये नॉन कंप्लायंस इज एन इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड। फिर वो कहता है कि मान लो कि जहां पे टीसीडब्ल्यूजी खुद ही नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व है, उस केस में वो ये देखेगा कि उस टीसीडब्ल्यूजी के ऊपर हायर अथॉरिटी कौन है जिसको उसको इस नॉन कंप्लायंस का रिपोर्टिंग करनी है। और सेकंड, रिपोर्टिंग टीसीडब्ल्यूजी के को रिपोर्ट करने के साथ साथ वो इसका इफेक्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या पड़ रहा है, उसके ऑडिट ओपिनियन पे क्या पड़ रहा है, उसको भी इवैल्यूएट करेगा। अगर आपका ऑडिटर इस चीज को कंक्लूड कर लेता है, मतलब उसने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए और ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गया है कि आपकी एंटिटी ने नॉन कंप्लायंस किया है किसी भी लॉज या रेगुलेशन का, और उस नॉन कंप्लायंस का एक मटीरियल इफेक्ट आ रहा है और आपकी मैनेजमेंट ने इसको प्रॉपरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया है, रिफ्लेक्ट नहीं किया है, उस केस में उसको एक नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी। मतलब उसको अपने ऑडिट ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। और अगर किसी भी वजह से ऑडिटर इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, मतलब आपका ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पा रहा है इन रिलेशन टू द नॉन कंप्लायंसेस इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी उसके ऊपर एसए नंबर 250 लगाता है, तो स्टैंडर्ड कहता है तो उस केस में आपका ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। इसके साथ साथ आपका ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि क्या उसको किसी और पार्टी को इस नॉन कंप्लायंस की रिपोर्टिंग करनी है, मतलब एनी पार्टी विच इज एक्सटर्नल टू योर एंटिटी। तो दिस वाज योर एसए नंबर 250। इस स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन और बनता है, वेट, इस स्टैंडर्ड में एक डायरेक्ट क्वेश्चन और बनता है कि वो कौन कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं विच में इंडिकेट नॉन कंप्लायंस। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपका ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा है, उस टाइम पे मैंने अभी ऊपर जब हमने ऑडिट प्रोसीजर्स कवर करे तो उसमें हमने एक पॉइंट देखा था कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला, कि आपका ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा ही विल रिमेन अलर्ट टू दोज सिचुएशन सर्कमस्टांसेस विच में बी इंडिकेटिव ऑफ द नॉन कंप्लायंस। तो ये पॉइंट कहता है कि वो कौन कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं, मतलब आपका ऑडिटर चेकिंग कर रहा है, उसके सामने अगर ये सिचुएशन आ रही हैं तो इसका मतलब आपकी एंटिटी ने नॉन कंप्लायंस किया हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। राइट, तो वो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं नॉन कंप्लायंसेस के। नंबर 1, मान लो आपका ऑडिटर चेक कर रहा है, उसको पता लगा है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी और उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस एंड पेनल्टीज दिख रही हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी एंटिटी ये जो फी और पेनल्टी को पे कर रही है वो नॉन कंप्लायंस के लिए पे कर रही है। या फिर आपका ऑडिटर ने देखा कि आपकी एंटिटी परचेसेस कर रही है मार्केट से और वो भी उस प्राइस पे जिस प्राइस पे जनरली लोग प्राइस पे परचेज करते हैं, उससे एक हायर प्राइस पे आपकी एंटिटी एक हायर प्राइस पे कर रही है फॉर बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन दैट केस ऑल्सो इट मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ द नॉन
कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, मतलब क्या वजह है आपकी एंटिटी जो ज्यादा प्राइस पे कर रही है। तीसरा, अगर आपकी एंटिटी किसी एडवोकेट को, किसी सीएस को, किसी को भी, एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को लीगल एडवाइस के लिए फी पे कर रही है, तो इट मे ऑल्सो बी इंडिकेटिव ऑफ द नॉन कंप्लायंस। पेमेंट विदाउट द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपके ऑडिटर को कोई कैश की पेमेंट मिली या कोई भी पेमेंट की एंट्री मिली, लेकिन आपके एंटिटी के पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई भी एविडेंस नहीं है। उसके साथ साथ अगर आपकी एंटिटी पेमेंट कर रही है अपने रिलेटेड पार्टीज को, एम्प्लॉइज को, और उसकी आपकी एंटिटी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किस सर्विस के रिलेशन में उसने ये पेमेंट करी है, तो दिस में ऑल्सो भी एन इंडिकेशन विद द नॉन कंप्लायंस। फिर कहता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर आपकी एंटिटी के ऊपर चल रही है, मान लो कंपनीज एक्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, टैक्स में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो दिस में ऑल्सो भी एन इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस। या फिर आपकी एंटिटी ने अपनी ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से नहीं रिकॉर्ड किया, कंप्लीट नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है, या फिर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस आपके ऑडिटर को दिख रही हैं उस आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या आपके ऑडिटर को कोई भी एडवर्स मीडिया कमेंट दिखाई दिया, मतलब मीडिया कमेंट मतलब न्यूज़पेपर्स में या किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी गलत बात लिखी हुई है आपकी एंटिटी के खिलाफ, सो दिस में ऑल्सो बी एन इंडिकेशन कि आपकी एंटिटी ने नॉन कंप्लायंस किया है लॉज एंड रेगुलेशन का। सो दिस वाज योर एसए 250। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड दिस स्टैंडर्ड। अगर मैं इन शॉर्ट इस स्टैंडर्ड को समराइज करूं तो दो ही बात बोलता है ये स्टैंडर्ड कि वो लॉज, वो रेगुलेशंस जिनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एंटिटी के मटेरियल अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स के ऊपर, उनके रिलेशन में तो आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करनी है, लेकिन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है उस रिलेशन में आपके ऑडिटर को सिर्फ स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं कि कहीं आपकी एंटिटी ने कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं किया है। और जब आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा उस टाइम पे सबसे पहले उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फिर वही दो बातें कि किसके रिलेशन में उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस परफॉर्म करने हैं और किसके रिलेशन में उसको स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, राइट। उसके बाद हमने रिपोर्टिंग वाला पॉइंट देखा कि आपका ऑडिटर को अगर कोई नॉन कंप्लायंस सस्पेक्ट होता है या आइडेंटिफाई होता है उस केस में उसकी रिपोर्टिंग टीसीडब्ल्यूजी को करनी है, अपनी रिपोर्ट के ऊपर उसका इफेक्ट को एनालाइज करना है, इवेलुएट करना है और ये देखना है कि क्या उसको किसी एक्सटर्नल पार्टी को इस रिपोर्ट को देने की नीड है या नहीं है। सो दिस इज योर एसे नंबर 250। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड दिस एसे एंड इफ यू हैव लाइक्ड दिस क्लास, दिस video, do like this video and do comment, do share, and thank you so much for coming to the channel. Stay tuned with the channel for more videos. Thank you. Bye.